In this video, we'll see a important case. A important case. In this case, Supreme Court provided many guidelines relating to arresting by police. We know that how police misuse the power of arresting. So, in this case, Supreme Court provided many guidelines to state police that should be followed by the police. So friends, दिस इज़ अ लैंडमार्क केस। ये एक लैंडमार्क केस है जो पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग की जाती है उसके संबंध में। इसमें जो गाइडलाइंस बताई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको पालन करना ही होगा, उसे पुलिस को पालन करना ही चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है और इसमें बहुत ही विस्तृत में ये बताया गया कि पुलिस किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज़ करती है एज अ करप्शन। वो क्या करती है, इससे वो पैसे कमाने का एक धंधा समझती है और जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में एफआईआर लिखी जाती है वो व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार इसलिए करती है कि उसे रुपए प्राप्त हों। वो रजिस्टर पर गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे छोड़ देगी अगर पैसे दिए गए, और यदि उसके द्वारा रुपए नहीं दिए जाते हैं तो उसको अरेस्टिंग कर लेगी अंडर द पावर ऑफ अरेस्टिंग। तो इस तरीके से ज़्यादातर बहुत से पुलिस वालों के द्वारा ऐसा किया जाता है। दे मिसयूज द पावर ऑफ अरेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो ये केस था इसके हम फैक्ट्स देख लेते हैं। अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये 498 जो कि पत्नी के अगेंस्ट जो क्रूअल्टी होती है, पति के द्वारा, उसके नाते रिश्तेदारों के द्वारा, उसके सास ससुर के द्वारा, उसके संबंध में जो 498 धारा है आईपीसी की, और डॉरी प्रोविज़न एक्ट और द सेक्शन 4 ऑफ द डॉरी प्रोविज़न एक्ट 1961, जिसमें कि डॉरी की डिमांड की जाती है। उसके अंतर्गत इसमें अवनीश कुमार के अगेंस्ट ये मामला दर्ज कराया गया इसकी पत्नी के द्वारा। तो यहाँ पर उसे आशंका थी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2014 से पहले जैसे ही 498 का मामला दर्ज होता था, 498 का डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का, तो पति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसके जो भी रिलेटिव्स थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो बहुत ही ज़्यादा इस एक्ट के इनके द्वारा जो पावर ऑफ अरेस्टिंग दी थी इन मामलों में, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता था पुलिस के द्वारा, और ऐसा ज़्यादातर सभी मामलों में होता था। इसीलिए 2014 के बाद ये केस बहुत ही ज़्यादा, इसने पूरा सिनेरियो बदल दिया। अब ऐसा दिखाई नहीं देता है, अब इतनी ज़्यादा गिरफ्तारी दिखाई नहीं देती है, बहुत ही कम दिखाई देती हैं, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है उसी में इन मामलों में गिरफ्तारियां दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंडमार्क केस, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस लैंडमार्क केस। तो इसमें क्या था, इसकी पत्नी ने ये एलिगेशन लगाए कि डिमांड ऑफ द रुपीज़ ऑफ 8 लाख कि पति के द्वारा और ससुराली जनों के द्वारा 8 लाख रुपए की दहेज की मांग की जाती है। मारुति कार की मांग की जाती है, और एक एयर कंडीशनर की मांग, एसी की मांग की जाती है। एक टेलीविज़न सेट की मांग की जाती है। वाज मेड बाय हर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। तो इनके द्वारा और इनके पति के द्वारा ये मांग की जाती है, और जब ये मांग पूरी नहीं की गई तो उसे थ्रेट किया जाता है कि उसका पति है, उसके पति की कहीं और दूसरी जगह शादी करा देंगे जहाँ उसे ज़्यादा दहेज मिले, उसकी और कहीं शादी करा देंगे। It has been alleged that she was driven out of the matrimonial home due to the non-fulfillment of the demand of dowry। इसमें ये एलिगेशन लगाए गए कि जब ये डॉरी की डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो उसके ससुराली जनों के द्वारा, पति के द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया गया।
ये थे केस के फैक्ट्स। इसमें इसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई, और जब एफआईआर दर्ज हुई तो पति ने, क्योंकि उसे एप्रीहेंशन थी, आशंका थी कि उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, इसीलिए उसने एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी के अंतर्गत एंटीसिपेटरी बेल मूव करी। सबसे पहले सेशन कोर्ट में, वहाँ से वो खारिज कर दी गई। फिर उसने हाई कोर्ट में मूव की बेल, एंटीसिपेटरी बेल, वहाँ से भी उसे कोई राहत नहीं मिली। तो एंटीसिपेटरी बेल हम बता देते हैं, क्योंकि ये वीडियो आम लोगों के लिए भी होने वाला है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है कि आपको लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी बिल्कुल गलत आधारों पर, बिना किसी कारण मेरी गिरफ्तारी करवा दी जाएगी झूठे मुकदमे में, तो आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। आप एंटीसिपेटरी बेल की मांग कर सकते हैं और एंटीसिपेटरी बेल आपको दी जा सकती है, और ये एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। तो गिरफ्तारी से पहले ही आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं, तो आप सिक्योर हो जाते हैं, आप इंश्योर हो जाते हैं कि आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी यदि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। तो यहाँ पर उसकी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, दोनों जगह उसने जो एप्लीकेशन मूव की थी, पहले सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में, दोनों जगह रिजेक्ट हो गई। फिर उसने क्या किया, जब उसने एसएलपी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए ये अपना स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस किया, ऑब्जर्वेशन किया, और अपने ऑब्जर्वेशन को अपने डायरेक्शंस में भी लिखा। और इस केस में ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो इस तरह के केस हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केस हैं, जो 498 के अंतर्गत, डॉरी प्रोविज़न के एक्ट के अंतर्गत, वो बहुत ही तेज़ी से भारत में बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रिसेंट ईयर में बहुत ही तेज़ी से ये बढ़ रहे हैं। हमारे देश में मैरिज को एक पवित्र बंधन माना जाता है, और जो 498 का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि महिला का हरासमेंट रोकना, जो कि दहेज के नाम पर या बिना किसी कारण के जो उसके पति के द्वारा, उसके ससुराली जनों के द्वारा जो हरासमेंट किया जाता है, उसको रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। और जो 498A है, ये धारा कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और इसका जो महिलाओं के द्वारा, जो पत्नियों के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है, एज ए शील्ड की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, एज ए शील्ड की तरह यूज़ नहीं किया जाता है, एज अ वीपन यूज़ किया जाता है। वीपन का मतलब है उससे दूसरे को ज़्यादा नुकसान हो, इस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैं इस शब्दों को पढ़ देता हूँ। द फैक्ट दैट सेक्शन 498 इज़ अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज़ लैंड इट इज़ द dubious place of the pride amongst the provisions that are used as weapons rather than shield by the wives। तो ये इसका यूज़ एज अ वीपन किया जाता है, नॉट एज अ शील्ड। तो इसका प्रयोग शील्ड की तरह होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है एज अ वीपन। और इसके द्वारा बहुत ही आसानी से पति का और उनके अपने सास ससुर का बहुत ही आसानी से उनका हरासमेंट किया जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो उसमें ये यहाँ पर डाटा भी डिस्कस किया गया कि 498A के अंतर्गत, डॉरी प्रोविज़न एक्ट के अंतर्गत, जो सास ससुर हैं वो एकदम बीमार हैं, बेड पर हैं, जो उतने बड़े बूढ़े हैं और जो बेड पर उनके चलने तक की स्थिति नहीं है, उन लोगों तक की भी गिरफ्तारी की गई। तो ये लॉ का पर्पज़ नहीं है। ये एकदम साफ दिख रहा है कि ये एक बहुत ही गलत हो रहा है। तो ये एकदम क्लियर दिख रहा है, कितने बड़े बूढ़ों को जो कि चल नहीं पा रहे हैं, एकदम बेड पर पड़े रहते हैं, उन लोगों तक की गिरफ्तारी हो रही है। ये आया था नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की, जो उसका डाटा पब्लिश किया गया था, उसके अंतर्गत ये बताया गया था। इसमें ये बताया गया कि
इसमें ये बताया गया कि 2012 ड्यूरिंग द 2012 इसके 498 ए के अंतर्गत 1,97,762 केस दर्ज किए गए। 1,97,762 लोगों को, पति को, उसके ससुराली जनों को गिरफ्तार किया गया, इतने लोगों को अंडर द सेक्शन 498A। और 9.4% इजाफा हुआ इनमें जो इसकी अरेस्टिंग थी सेक्शन 498 के अंतर्गत जो अरेस्टिंग थी उसमें 2011 में जो अरेस्टिंग हुई थी उसकी तुलना में 9.4% इसमें इजाफा हुआ, इंक्रीजिंग हुई। नियरली अ क्वार्टर ऑफ दोज अरेस्टेड अंडर दिस प्रोविजंस इन 2012 वर वुमेन, दैट इज़ दी 47,951। तो इसके अंतर्गत जो गिरफ्तारी हुई, मतलब कि सास की गिरफ्तारी हुई या फिर लड़के की जो पति है उसकी बहन की गिरफ्तारी हुई, उनका नंबर था 47,951। तो और इसके अंतर्गत ऐसे जो पति है, उसकी जो बहन है, उसका भाई है जो विदेश में रह रहे हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनका भी नाम लिखाया गया और उन लोगों तक की भी अरेस्टिंग हुई जो अब्रॉड रह रहे हैं। बिना किसी कारण ये दिखाई देता है बिल्कुल स्पष्ट कि ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अगेंस्ट जस्टिस सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। जो नेचुरल जस्टिस है उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है, उसका जो प्रयोग होना चाहिए वो सही प्रयोग नहीं हो रहा है। इसमें केवल 15% इसमें कन्विक्शन होती है और बाकी सब एक्यूटल होते हैं। एज मैनी एज दी 7,72,706 केसेस आर पेंडिंग ट्रायल ऑफ विच ऑन करेंट एस्टिमेट नियरली 3,07,000 आर लाइकली टू रिजल्ट इन एक्यूटल। तो करीबन 3,72,706 केस पेंडिंग हैं, जिनमें से 3,17,000 इन लोगों का क्या होगा, इनका एक्यूटल होगा। ये इतने लोगों का एक्यूटल होता है। 3,72,000 में 72,706 में से 3,17,000 इतने लोगों के एक्यूटल होने की संभावना रहती है। अरेस्ट ब्रिंग दी ह्यूमिलेशन कर्टेल फ्रीडम कास्ट दी सार्कास फॉर एवर। तो जो अरेस्टिंग है, अरेस्टिंग के द्वारा जो पति है उसके ससुराली जनों का क्या होता है, वो जो गलत तरीके से की जाती है उसके संबंध में वो क्या होता है, ह्यूमिलेशन होता है। एक बहुत ही ज़्यादा सामाजिक धब्बा लग जाता है, एक धब्बा लग जाता है। कर्टेल फ्रीडम, जो फ्रीडम की बात की गई है आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, उसका कर्टेल हो जाता है। और कास्ट इज स्कार्स फॉर एवर, और हमेशा के लिए उनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि ये लोगों को अरेस्ट किया गया था, ये लोग पुलिस के द्वारा इन्हें अरेस्ट किया गया था। लॉ मेकर नो इट सो आल्सो द पुलिस। तो लॉ मेकर थे वो इसके बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, तो इसीलिए सेक्शन 41 CRPC में सेक्शन 41 लेट डाउन किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट, बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जब पुलिस ऑफिसर के समक्ष वो एक कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है पुलिस ऑफिसर के सामने, तो ऐसी स्थिति में तुरंत उसे रोकने के लिए गिरफ्तारी की जा सकती है, इट इज़ वैलिड। तो ये पहला ग्राउंड है। और जो बी ग्राउंड है इसमें बताया गया है कि अगेंस्ट होम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और द क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ रिसीव्ड। किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट ये रीजनेबल जानकारी प्राप्त हुई है, ये रीजनेबल कंप्लेंट दी गई है कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, या फिर ये संदेह है, सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस।
तो किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट के जरिए सूचना दी है या पुलिस को किसी अन्य तरीके से सूचना प्राप्त हुई है, या पुलिस को ये लगता है कि इस व्यक्ति ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा या तो 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक है, विच मे बी लेस देन 7 ईयर और विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। वो 7 वर्ष से कम की सज़ा का उसने अपराध किया है या 7 वर्ष से 7 वर्ष तक की सज़ा का कॉग्निजेबल ऑफेंस उसने किया है। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या कम सज़ा की बात हो रही है, 7 वर्ष तक की सज़ा की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यदि किसी व्यक्ति पर ये संदेह है या ये जानकारी मिली है इस व्यक्ति ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 वर्ष तक हो सकती है या 7 वर्ष से कम है, तो यहाँ पर पुलिस को क्या करना पड़ेगा, तो पुलिस को यहाँ पर द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच इंफॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड दी सैड ऑफेंस। यदि उसे पूरा युक्त ये लग जाता है कि ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे व्यक्ति ने किया है, जो फैक्ट्स उसके सामने आए, जो कंप्लेनेंट उसके सामने जो फैक्ट्स लेके आया है, जो उसे फैक्ट्स प्राप्त हुए, उसके आधार पे ये लगता है कि इस व्यक्ति ने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, बहुत ही ज़्यादा इसकी आशंका है कि किसी व्यक्ति ने ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें और भी रीजंस बताए गए हैं, और यह टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, और वो कोई आगे दूसरा अपराध ना करते, आगे फर्दर ऑफेंस ना करते, तो उसे रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर सकती है फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। और यदि पुलिस को लगता है कि इसकी गिरफ्तारी के बगैर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी, तो उसकी गिरफ्तारी कर सकती है। उसे लगता है कि ये भाग जाएगा, ये एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, तो इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। सो इन दिस सिचुएशन ही में अरेस्ट द पर्सन टू प्रिवेंट सच पर्सन कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। तो हम जानते हैं कि एक्यूज्ड क्या कर सकता है। एक्यूज्ड अगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, सीरियस नेचर का है, सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा अपराधी किस्म का व्यक्ति है, तो वो क्या कर सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है, वो एविडेंस को मिटा सकता है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की गिरफ्तारी करना उचित है और गिरफ्तारी की जा सकती है। तो इसी तरह के ग्राउंड इसमें बताए गए हैं। किसी व्यक्ति को, अपने गवाहों को, जो उसके गवाह हैं केस के, उन्हें धमकाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है। तो सेक्शन 41 पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें ये कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं, तो ये सब बताया गया है। तो इन्हीं आधारों पर पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए, अन्यथा नहीं करनी चाहिए। मतलब ये है कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। बिना किसी कारण के, विदाउट रीजंस पुलिस को गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। जब पुलिस को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि गिरफ्तारी अब तो करनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग करेगा या फिर गवाहों को धमकाएगा या आगे और अपराध कर सकता है, तभी करनी चाहिए। और इनको जो उसने जिस आधार पर, इनमें जो आधार दिए हैं, ग्राउंड्स दिए हैं, जिस आधार पर ये गिरफ्तारी की है उसको लेखबद्ध करना पड़ेगा, और उन कारणों को मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उसने यदि अरेस्ट की है तो उसके कारणों को भी लिखना पड़ेगा, और यदि अरेस्ट नहीं की है तो उसके कारणों को भी लिखना पड़ेगा। किस आधार पर अरेस्ट किया है, जो ये ग्राउंड दिए हैं, इन ग्राउंड में से किसके आधार पर उसने अरेस्ट किया है, ये उसे लिखना होगा। इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न। जो ये लेखबद्ध करने का अगर ये प्रोविज़न है, इसको हम मैंडेटरी प्रोविज़न कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस केस में जो बी क्लॉज में जो पहला ग्राउंड बताया गया था कि केवल अपने सेटिस्फिकेशन के आधार पर द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और
सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सैड ऑफेंस। तो केवल सेटिस्फिकेशन होने पर, केवल उसे ये लगने पर कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है केवल इस आधार पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, क्योंकि उस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, उस व्यक्ति कोई वो टैंपरिंग करने की आशंका नहीं है, और केवल ये अनुभव होने से, ये लगने से कि इस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसके अगेंस्ट, मतलब सीधी सी बात है, यदि उसके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है और केवल इस कारण से एफआईआर हो गई, तो मतलब कि उसने, पुलिस वाले को ये लग रहा है कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, इसीलिए एफआईआर हुई है। तो एफआईआर होने की, इसका सीधा सा मतलब है केवल एफआईआर होने से किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। एफआईआर भी ऐसे मामले में जो 7 वर्ष से कम है या 7 वर्ष तक की जिसमें सज़ा है, केवल इस कारण कि उसमें एफआईआर हुई है इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ये सब ग्राउंड्स होने चाहिए। Before arrest, first, the police officer should have reason to believe on the basis of information and the material that the accused has committed the offense। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मटेरियल, उसके आधार पर सबसे पहले तो उसे ये लगना चाहिए कि ऑफेंस कमिटेड हुआ है, और फिर क्या, दैट द accused has committed the offense। apart from the police officer has to be satisfied further, और उसको आगे ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए दैट द अरेस्ट इज़ नेसेसरी फॉर वन और द मोर पर्पस इनविसाज्ड बाय द सबसेक्शन। और केवल इस आधार पे नहीं कि उसे ऐसा लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसके साथ ही उसे जो ग्राउंड्स दिए गए हैं 41 में ए टू ई तक, सब क्लॉज ए में, ए टू ई में जो ग्राउंड्स दिए गए हैं उनमें से किसी के आधार पर उसे सेटिस्फाई होना चाहिए कि ऐसा नहीं किया गया तो ऐसा हो जाएगा, ये एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर देगा, ये गवाहों को धमकाएगा। तो इनमें से किसी ग्राउंड का होना चाहिए, तभी उसको गिरफ्तार करेगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि व्यक्ति को यह अधिकार है, यदि व्यक्ति का गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ये आर्टिकल 22 कहता है। और सीआरपीसी सेक्शन 57 भी यही बताता है। ठीक, तो 24 घंटे में गिरफ्तारी के उसे पेश करना चाहिए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस एन एक्यूज्ड कैन बी केप्ट इन डिटेंशन बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स only when it is authorized by the magistrate exercising power of under section 167 of CRPC। तो पुलिस केवल 24 घंटे तक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है इन परिस्थितियों में, जो ए से ई तक जो ग्राउंड्स बताए गए हैं सेक्शन 41 में, उनके अंतर्गत केवल 24 घंटे के अंदर कि 24 घंटे तक ही व्यक्ति को गिरफ्तार रख सकती है। 24 घंटे के बाद उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष बिफोर द मजिस्ट्रेट पेश करना होगा। और मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो 167 के अंतर्गत उसे पुलिस कस्टडी भेज सकता है या जुडिशियल कस्टडी भेज सकता है। तो यहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट, यदि पुलिस आगे और डिटेंशन रखना चाहती है तो मजिस्ट्रेट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, वो ले ली जाती है 167 सीआरपीसी के अंतर्गत। और सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को ये देखना पड़ेगा दैट द अरेस्ट मेड इज़ लीगल, कि जो अरेस्ट पुलिस के द्वारा की गई है और जो लेखबद्ध कारण बताए गए हैं 41 के अंतर्गत, वो क्या लीगल हैं, वो रीजनेबल हैं, और इन अकॉर्डिंग विद द लॉ के अकॉर्डिंग है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड इज सेटिस्फाइड, और जो व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं क्या उनका वायलेशन तो नहीं किया गया, ये सब मजिस्ट्रेट को ध्यान रखना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट को ये देखना पड़ेगा कि जो गिरफ्तारी की गई है वो किसी, जो 41 के अंतर्गत जो कारण बताए गए हैं उसके अंतर्गत की गई है या नहीं की गई है। कहीं व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत या अन्य कोई आर्टिकल के अंतर्गत, तो कहीं उनका तो वायलेशन तो नहीं हुआ है।
उनका कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ है और जो गिरफ्तारी की गई है अकॉर्डिंग टू लॉ की गई है या नहीं की गई है। तो ये सब उन्हें देखना पड़ेगा, जो फैक्ट्स पुलिस ने बताए हैं, जो लेखबद्ध रीज़न बताए हैं, उनको देखना पड़ेगा, तभी मजिस्ट्रेट आगे डिटेंशन देगी, अन्यथा नहीं देगी। तो जो पुलिस ऑफिसर है जब गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है तो क्या करना पड़ता है उसको, जो रिकॉर्ड्स हैं गिरफ्तारी से संबंधित, जो फैक्ट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनको भी मजिस्ट्रेट को देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि गिरफ्तारी क्यों की गई। इट इज़ द कंक्लूजन फॉर द अरेस्ट। ये इससे निष्कर्ष पता चलता है कि अरेस्ट का निष्कर्ष क्या है, क्यों अरेस्ट की गई। द मजिस्ट्रेट इन टर्न इट टू बी सेटिस्फाई दैट कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अरेस्ट अंडर द सेक्शन 41 CRPC हैज़ बीन सेटिस्फाइड। यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट सेक्शन 41 के अंतर्गत जो कंडीशंस बताई गई हैं वो कंडीशन प्रेसिडेंट हैं, मतलब इनका पहले पालन किया जाएगा तभी गिरफ्तारी की जाएगी। जब ये कंडीशनों को देख लिया जाएगा कि इन कंडीशनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी गिरफ्तारी की जाती है। इसे कहते हैं कंडीशनल फुलफिलमेंट, कंडीशनल प्रेसिडेंट, कोई कंडीशन पहले पालन होनी चाहिए। तो यहाँ पर तब मजिस्ट्रेट उस डिटेंशन को अथॉराइज्ड करेगा और मजिस्ट्रेट भी क्या करेगा, विल रिकॉर्ड इट्स ऑन सर्टिफिकेशन मे बी इन ब्रीफ बट सेड सर्टिफिकेशन मस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। तो वो जो डिटेंशन का जो ऑर्डर लिखेगा, जब पुलिस उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और मजिस्ट्रेट को भी अब ब्रीफ में ये लिखना पड़ेगा अपने ऑर्डर में या ब्रीफ में ये लिखना पड़ेगा अपने ऑर्डर में कि इसकी गिरफ्तारी क्यों ज़रूरी है। ये मजिस्ट्रेट को भी लिखना चाहिए और लिखना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पुलिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में बताई गई, तो उसी तरह मजिस्ट्रेट के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है कि यदि मजिस्ट्रेट डिटेंशन दे रहा है, पुलिस कस्टडी दे रहा है, जुडिशियली कस्टडी दे रहा है, तो उसके रीजंस वो लिखे। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द पुलिस ऑफिसर considers that arrest is necessary to prevent such person from committing any further offense or proper investigation। यदि कोई पुलिस ऑफिसर है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, कोई पुलिस ऑफिसर है और वो व्यक्ति को, एक्यूज्ड को इसलिए गिरफ्तार करता है क्योंकि वो आगे और कोई फर्दर ऑफेंस ना करे या वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है, तो मजिस्ट्रेट को ये सब फैक्ट्स कि क्यों इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है और क्यों पुलिस को ऐसा लगता है कि ये फर्दर ऑफेंस कर सकता है, क्या इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है या अन्य कोई कारण है कि फर्दर ऑफेंस कर सकता है, इसको इन फैक्ट्सों को मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना होगा, मजिस्ट्रेट को बताना होगा। और मजिस्ट्रेट यदि सेटिस्फाई होता है तो ही आगे डिटेंशन प्रोवाइड कराएगा। अब इस केस में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनदर प्रोविज़न दैट इज़ टू से 41A, सेक्शन 41A के अंतर्गत, CRPC के अंतर्गत जो सेक्शन 41A है, जिसमें क्या बताया गया है, नोटिस टू अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। तो 41 में यदि व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो एक नोटिस प्रोवाइड कराया जाता है 41 के अंतर्गत। इस नोटिस के अंतर्गत जिस व्यक्ति के संबंध में 41 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई है, किस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए और उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाए। और यदि उसकी गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है तो उसे एक नोटिस दिया जाए और नोटिस में उसमें समय बताया जाए और स्थान बताया जाए कि इस पुलिस स्टेशन में आपको आना है और इतने बजे आना है आपको। तो इससे क्या, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चलती रहे और यदि वो उसका पालन करता रहता है तो गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। और पुलिस को लगता है कि यदि वो इस नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करता है, उसे जिस समय पर बुलाया जाता है वो नहीं आता है, नोटिस का पालन नहीं करता है, तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सेक्शन 41A का यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको जानना चाहिए कि यदि आपकी गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पूरा
मैं आपको पूरा सहयोग कर रहा हूँ आपकी इन्वेस्टिगेशन में। आप मुझे थाने पे बुला रहे हैं, मैं थाने पे आ रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, पूरा इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद कर रहा हूँ एज अ एक्यूज्ड। फिर भी आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, तो ये एक 41A प्रोविजंस है। तो पहले, यदि बहुत ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए, तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि उसे 41A के अंतर्गत उसे नोटिस प्रोवाइड कराए कि वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करे और निश्चित समय पर, जो पुलिस के द्वारा निश्चित समय बताया गया है, उस समय पर पुलिस के समक्ष उपस्थित हो। Where such a notice is issued to a person, it shall be a duty to person to comply with the term of the notice। तो जिस व्यक्ति को ये नोटिस दिया जाता है उसकी ये ड्यूटी है कि वो नोटिस में जो उसका ये कर्तव्य है कि जो सूचना में जो टर्म्स बताए गए हैं उनका पालन करे। मतलब कि जो बताया गया है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया जाए उसका वो पालन करे। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा यदि वो नोटिस का पालन करता रहता है। लेकिन यदि वो फिर ऐसा कार्य करता है कि वो फर्दर ऑफेंस करने की कोशिश करता है, या फिर जो भी 41A में रीजंस बताए गए हैं, कारण बताए गए हैं, वो करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 41A बताता है। इसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये सब बताया गया, और इसमें बताया गया नोटिस ऑफ अपीयरेंस इन टर्म ऑफ द सेक्शन 41A ऑफ CRPC बी सर्व्ड ऑन एक्यूज्ड विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस। तो जब केस FIR दर्ज की गई, केस इंस्टीट्यूट किया गया, तो तभी उसके 2 हफ्ते के भीतर 41A का नोटिस व्यक्ति को देना होगा। जिसकी यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है तो 41A का नोटिस उसे देना, पुलिस को उस एक्यूज्ड को देना होगा। विच मे बी एक्सटेंड बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। और इसमें ये बताया गया कि यदि पुलिस इन जो डायरेक्शन दिए गए हैं इस केस में, यदि उसका पालन नहीं करती, तो फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफर सेट शैल बी अपार्ट फ्रॉम द रेंडरिंग द पुलिस ऑफिसर कंसर्न्ड लाइबल फॉर डिपार्टमेंट एक्शन। तो उस पर डिपार्टमेंट एक्शन लिया जाएगा, मतलब उसके सीनियर जो ऑफिसर हैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे। एंड दे शैल आल्सो बी लाइबल टू पनिश्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। और जो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। अगर इस जो डायरेक्शन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि इन आधारों पर ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए, तो यदि उसका पालन नहीं किया जाता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, और जो उसके सीनियर ऑफिसर हैं उनके द्वारा उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। अथोराइजिंग द डिटेंशन विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन एज अफोरसेड by the judicial magistrate concerned shall be liable for the department action by the appropriate high court। तो जो ये बताया गया कि रिकॉर्ड जो रीजंस हैं, गिरफ्तारी के रीजंस हैं, वो लिखने होंगे। यदि वो रीजंस नहीं लिखता है गिरफ्तारी के, तो ये भी क्या होगा, तो भी उसका जो सीनियर ऑफिसर हैं उसके जो डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंट एक्शन होता है, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट लिया जाएगा यदि वो कारण लिखित नहीं करता है। और इसमें आगे बताया गया है कि ये जो केस में जो 498 और सेक्शन 4 ऑफ डोरी प्रोविज़न एक्ट के संबंध में है, केवल इसी केस के लिए डायरेक्शन नहीं है कि 498A में FIR लॉज हुई हो, या सेक्शन 4 ऑफ डोरी प्रोविज़न एक्ट के अंतर्गत FIR लॉज हुई हो। ये अन्य और जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं जिनमें कि गिरफ्तारी की जाती है विदाउट वारंट के और विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के, पुलिस को पावर है गिरफ्तारी की,
यदि उसका मिसयूज किया जाता है अन्य किसी भी केस में, इनके साथ साथ 498 एक के साथ सेक्शन 4 ऑफ डॉरी प्रोविज़न एक्ट, इनमें तो किया ही जाएगा इसका पालन। और कोई भी हुआ, जैसे चोरी का हुआ या कोई भी अन्य कोई केस हुआ, तो जिसमें कि पुलिस ऑफिसर को पावर है अरेस्टिंग की, जो 7 ईयर और एक्सटेंड टू 7 ईयर के हैं, तो उसमें भी उन्हें रीजंस लिखित करने पड़ेंगे और ये नोटिस कंप्लाइंस करना पड़ेगा 40A का। तो ये सब करना पड़ेगा। यदि वो नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा और ये माना जाएगा इट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो लास्ट लाइन लिखी है वो हम पढ़ देते हैं। वी डायरेक्ट दैट अ कॉपी ऑफ द जजमेंट बी फॉरवर्डेड टू द चीफ सेक्रेटरीज एज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस of the all state government and the union territory and the registrar general of the all high court। तो इन सभी अथॉरिटीज़ को, चीफ सेक्रेटरीज को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो इनको ये कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है और इसका पालन अब देखा जाता है कि 498 के अंतर्गत इसका सबसे ज़्यादा पालन किया जा रहा है 498 के ए के मामलों में और सेक्शन 4 के मामलों में, 4 डॉरी प्रोविज़न एक्ट के मामलों में। तो अब देखा जाता है इनमें गिरफ्तारी बहुत कम हो रही है। जिस तरीके से पहले और गिरफ्तारी सबों को उठा लिया जाता था, पति को, ससुराली जनों को, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, वो अब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस था और ये सभी एडवोकेट, खासतौर से सभी एडवोकेट्स को ये पता होना चाहिए और जो लेमैन है, साधारण व्यक्ति है, उसको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे जो अरेस्टिंग पावर ऑफ द पुलिस है उसका सबसे ज़्यादा मिसयूज लेमैन के अगेंस्ट किया जाता है, साधारण व्यक्तियों के अगेंस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये केवल लॉ का टॉपिक भी नहीं, केवल लॉ का टॉपिक इसे ना माने कि ये केवल एडवोकेट्स के लिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि पब्लिक अवेयरनेस हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन and be continue with us to watching our more videos।